नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे और नारेबाजी के बीच कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। एशियाई विकास बैंक ने कहा भारत इस वित्तीय वर्ष में 6.5% से अधिक जीडीपी वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज से शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि देश की जनता उनके आचरण पर नजर रख रही है। उन्होंने सदन में व्यवधान पैदा करने और तख्तियां दिखाने पर चिंता व्यक्त की। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। शोरगुल के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रेलवे परियोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बिहार को रेल परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले बजटीय आवंटन में 9 गुना वृद्धि की गई है। बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। श्री मांडविया ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य खेल संबंधी शिकायतों का समाधान करना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के दावों पर विपक्ष के सवालों का जवाब न देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। गरीब देशवासियों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहस के लिए जब सरकार तैयार है, जिस विषय पर बहस हो, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए। सदन के अंदर, सदन में हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में बहस से भाग रहा है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से और जानकारी लेते हैं। जी दीपेंद्र, आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन, क्या कुछ खास कार्यवाही चली वहां? देखिए लवली, लोकसभा और राज्यसभा में आज तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण जो है दोनों सदनों की कार्यवाही जो है बाधित रही। दोनों सदन पहले 12 बजे तक, उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा और इसे वापस लेने की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अडिग रहा। श्री बिरला ने सदस्यों के व्यवहार पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। लोकसभा में हंगामे के बीच खेलों से जुड़े 2 विधेयक पेश किए गए।
वहीं राज्यसभा में भी जो है विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल जो है नहीं हो पाया। विपक्षी सांसद लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा उनकी मांगों से संबंधित करीब 25 स्थगन प्रस्ताव लाए गए थे, जिसे नियमों का हवाला देते हुए उपसभापति ने जो है इसे खारिज कर दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण जो है सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण जो है लोकसभा की कार्यवाही जो है वो दिन भर के लिए स्थगित की गई। वहीं राज्यसभा में पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 को पारित करने के लिए पेश किया गया। इस दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण जो है ये राज्यसभा की कार्यवाही जो है दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जी धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा में आज विशेष गहन पुनरीक्षण और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के कारण विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। सोमवार को श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रारंभिक गतिविधियां पूरी होने के बाद आयोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियमों द्वारा कराया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुक्त व्यापार समझौता और सुरक्षा बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ब्रिटेन के ऐतिहासिक संबंध एक मजबूत, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी रिश्तों में तब्दील हो गए हैं। मुक्त व्यापार समझौते FTA पर प्रस्तावित हस्ताक्षर, जो व्यापार और रक्षा सहित कई क्षेत्रों को कवर करेगा, आपसी संबंधों को भी और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर से मिल चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह उनकी यूनाइटेड किंगडम की चौथी यात्रा है। वे अपने ब्रिटिश समकक्ष के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। भारतीय प्रवासी भी आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी कल किंग चार्ल्स से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, लंदन। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं से भी संवाद करेंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर गंभीर दंड लगाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सम्मान करना आवश्यक है। सिंधु जल संधि पर श्री हरीश ने स्पष्ट किया कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। श्री हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2025 में सकल घरेलू उत्पाद 6.5% और 2026 में 6.7% बढ़ने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और मौद्रिक नरमी में विकास के दृष्टिकोण को बल मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 2028 तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2035 तक दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर $10.6 ट्रिलियन हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की आज जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था लगभग $1 ट्रिलियन की होगी और 2030 और 2035 के बीच ये राज्य शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। श्रावण मास की भक्ति और आस्था से ओतप्रोत कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि हरिद्वार से अब तक करीब 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगाजल लेकर देश भर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में डाक कावड़ियों की उपस्थिति ने माहौल को पूरी तरह शिवमय कर दिया है और शहर बम बम भोले जय शिव शंकर के उद्घोष के साथ आस्था के सैलाब में डूबा हुआ है। कावड़ियों ने शासन की ओर से की गई सुविधाओं पर संतोष जताया है। मैं 2014 से रेगुलर आ रहा हूँ जी। पहले से सिक्योरिटी भी अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। मैं हर साल आता हूँ भोले कांवड़ के लिए। इस बार प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मेरा नाम अन्नू है, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी है। ना कोई लड़कियों को दिक्कत है ना कुछ है। शिवालयों में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के साथ ही कावड़ियों की ये यात्रा आज संपन्न हो जाएगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो ने जन जन तक पहुंचने वाले एक प्रभावी साधन के रूप में अपनी जगह मजबूत की। स्वतंत्रता के बाद यह माध्यम साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। 1956 में प्रसारक का नाम आकाशवाणी हो गया। पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी ने सोशल मीडिया हैंडल, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि आकाशवाणी वर्षों से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है। आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि 90 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आकाशवाणी आज भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। Over the last 9 decades, Akashvani has been reaching out to loyal listeners, offering information, education and healthy entertainment. आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि भारतीय प्रसारण की यात्रा परिवर्तनकारी और राष्ट्र निर्माणकारी रही है। Akashvani is now available on Waves OTT, a major leap towards anytime, anywhere listening. Public broadcasting must not only reflect society but also anticipate its needs. अपनी स्थापना के बाद से आकाशवाणी ने राष्ट्र के लोगों से संवाद किया है और जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने का प्रयास किया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी बहुत तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू के रियासी जिले में भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रामबन जिले के मगेरकोट इलाके में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश कम होने से आज लोगों को थोड़ी राहत मिली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों को साफ करने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे और नारेबाजी के कारण कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। एशियाई विकास बैंक ने कहा भारत इस वित्तीय वर्ष में 6.5% से अधिक GDP वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।